करते हैं हम लोग। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है गद्य और पद्य में आए शब्दों एवं वाक्यों को समझना। ठीक, वॉयज। यस सर। हाँ, ओके। आप लोग बीच में थोड़ा वो करेंगे ना तो ठीक रहेगा, नहीं तो आवाज कभी कोई ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता कि हम इधर से बोलते रह जाते हैं, उधर आवाज सुनाई देती कि नहीं देती। तो करते हैं गद्य क्या होता है। ठीक है, अब गद्य किसे कहते हैं? तो जैसे आप लोग अभी तक तो पढ़ चुके हैं कि दो विधाएं हिंदी साहित्य में होती हैं, गद्य और पद्य। मुख्य रूप से गद्य और पद्य मुख्य रूप से दो ही विधाएं होती हैं हिंदी साहित्य में। तो गद्य किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो हमारा टॉपिक आया है इसमें है गद्य एवं पद्य में आए शब्दों एवं वाक्यों को समझना। माने जो छोटे छोटे बच्चों को जिनको हम पढ़ाएंगे, वो जो जिनको हम गद्य और पद्य पढ़ाते हैं तो उसमें जो शब्द आते हैं या जो वाक्य आते हैं उसमें उनको हम कैसे समझाएंगे। ठीक है, तो पहले हमें समझने गद्य होता क्या है, गद्य किसे कहते हैं। तो गद्य किसे कहते हैं, ठीक है, तो वाक्यों में बधी ऐसी रचना जो विचार प्रधान हो गद्य कहलाती है। अगर इसको हम परिभाषा में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, वाक्यों में बधी ऐसी रचना जो विचार प्रधान हो गद्य कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा गद्य होता है इसमें विचारों की प्रधानता होती है। ठीक है, गद्य में विचारों की प्रधानता होती है। या इसी को हम और अगर समझना चाहें तो कह सकते हैं कि गद्य में बिना चमत्कार या अतिरिक्त प्रयास के हमारी चेष्टाएं या हमारे मनोभाव, हमारी कल्पनाएं, चिंतन शक्ति सहज स्वाभाविक रूप से व्यक्त की जाती है। माने जो हमारी चिंतन शक्ति है, जो हमारी कल्पनाएं हैं, जो मनोभाव हैं, वो सहज रूप से स्वाभाविक रूप से व्यक्त किए जाते हैं। गद्य में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। एक चीज और ध्यान देना है, गद्य में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। इसमें चिंतन मनन या तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है गद्य में। अब इसी को अगर और परिभाषित करना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो कि मनुष्य की बोलने या लिखने पढ़ने की छंद रहित साधारण व्यवहार की भाषा को गद्य कहते हैं। ठीक, ये तो गद्य की, मान लो गद्य किसे कहते हैं, गद्य क्या होता है, ये बात है। तो इसमें सीधा सीधा हमें दो तीन बातें निकल के आ रही हैं सामने कि गद्य में जो होता है विचारों की प्रधानता होती है, गद्य में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है, गद्य में चिंतन शक्ति या कल्पना शक्ति, मनोभावों को व्यक्त करने में आसानी होती है। इसे को हम गद्य कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पद्य क्या होता है। अब पद्य हम किसे कहेंगे, तो छंदबद्ध या छंद मुक्त। देखो दोनों बातें इसमें आती हैं, छंदबद्ध या छंद मुक्त ऐसी संगीतात्मक युक्त रचना जिसमें भाव एवं कल्पना की प्रधानता होती है, पद्य कहलाती है। ठीक, अब पहले आपने देखा कि गद्य में जो होता है उसमें विचारों की प्रधानता होती थी, लेकिन पद्य में भावों की प्रधानता होती है, भावनाओं की प्रधानता होती है। गद्य में आपने देखा गद्य में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है, लेकिन पद्य में जो है हृदय तत्व की प्रधानता होती है। पद्य जो लिखा जाता है वो हृदय से जब भाव स्फुटित होते हैं तभी कोई पद्य का निर्माण करता है। कोई कहीं जबरदस्ती का तुकबंदी करके काव्य बनाए तो उतना अच्छा काव्य नहीं हो पाता है। ठीक, इसमें सहज रूप से कल्पना अपने आप
सामने आती है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि पद्य में हृदय तत्व की प्रधानता होती है। पद्य में रसानुभूत की तीव्रता, विचारों, भावों, कल्पनाओं की सृजनता का समावेश होता है। इसी को आचार्य विश्वनाथ, संस्कृत के आचार्य हैं आचार्य विश्वनाथ, उन्होंने इसी को परिभाषित करते हुए कहा है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम। माने उन्होंने कहा काव्य क्या होता है या पद्य क्या होता है। उन्होंने लिखा कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, जो रसात्मक वाक्य होता है, जिसमें रस होता है, वही काव्य है, वही पद्य है। और इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, हृदय की इसी साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे काव्य या कविता कहते हैं, गद्य पद्य कहते हैं। कहने का मतलब सब यही मिला के है कि पद्य जो हमारा होता है, उसमें हृदय तत्व की प्रधानता होती है, भावनाओं की प्रधानता होती है, तो उसे हम पद्य कहते हैं। ये तो हुई पद्य और गद्य की बात, पद्य क्या है और गद्य क्या है। तो लेकिन जब हम कक्षाओं में जाके बच्चों को पढ़ाएंगे तो वहां पद्य क्या होता है और गद्य क्या होता है, ये बच्चों को वहां हमें नहीं बताना, हो तो अपने समझ के लिए होता है। लेकिन वहां पे जो पद्य और गद्य में कुछ शब्द आते हैं, कुछ वाक्य आते हैं, वो शब्द वो वाक्य किस तरह के होते हैं, उसको हमें बताना है बच्चों को, उसको समझाना है। तो पहले हमें समझ लेते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। जैसे अभी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में यह पढ़े हैं कि हिंदी वर्णमाला पढ़े। इसका मतलब यह है कि बच्चे छोटी कक्षा में जब होते हैं, पहले उन्हें वर्णमाला पढ़ाई जाती है। जब उनको वर्णमाला का ज्ञान हो जाता है तो उन्हीं वर्णमाला के सहयोग से छोटे छोटे शब्द बनाना उनको सिखाया जाता है। ठीक बॉयज? आवाज मिल रही है बराबर ना? साहब आवाज बराबर आ रही है। नहीं है सर। जी सर आ रही है। हाँ, तो देखो, जब उनको हम पहले जब उनको वर्णमाला का ज्ञान करा दिए, तब इसके बाद जब उनको हम छोटे छोटे शब्द लिखना सिखाते हैं, तो उसमें ये आप लोग देखे होंगे छोटी कक्षाओं में पहले 2 अक्षर के कुछ शब्दों को लिखा जाता है, जैसे चल, कल, नल, फल। तो ऐसे जो शब्द होते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है, तो 2 वर्णों को, 2 अक्षरों को एक साथ जोड़कर वो कुछ शब्दों का निर्माण करते हैं। अब शब्द किसे कहते हैं? हाँ, कुछ बोल रहे हैं क्या कोई? चलो हम पहले देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। आवाज आपकी बराबर नहीं मिल रही है। सर ये कह रहे हैं कि बिना मात्रा वाले शब्द पहले पढ़ाए जाते हैं, फिर बाद में मात्रा वाले। हाँ, देखो इसलिए पढ़ाए जाते हैं ना कि हमारा पढ़ाने का जो तरीका होता है वह सरल से कठिन की ओर, ठीक, सरल से कठिन की ओर। पहले बच्चों को सरल चीजें बताई जाती हैं, इसके बाद फिर धीरे धीरे करके हम उनको कठिन की तरफ ले चलते हैं। एक को कहा जाता है ना, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो बच्चों को भी धीरे धीरे करके बहला के फुसला के किसी तरह से उनको ये पता न चले कि हमें एकाएक कोई चीज थोप दी गई हमारे ऊपर। तो इसीलिए उनको पहले बिना मात्रा वाले वर्ण सिखाए जाते हैं या शब्द सिखाए जाते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। ठीक, शब्द किसे कहते हैं। तो अब इसमें देखना है कि ध्वनियों के मेल से सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। अगर इसको परिभाषा में हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि ध्वनियों के मेल से। अब ध्वनि का अर्थ वही होता है, ध्वनि वर्ण सब एक चीजें हैं। ध्वनि आप कहो, वर्ण कहो, शब्द को, अक्षर कहो, ये सब एक ही चीजें हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ध्वनियों के मेल से सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं, या 2 या 2 से अधिक
सार्थक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। अब इसमें एक बात यह आती है कि सार्थक शब्द लगा हुआ है, दोनों परिभाषाओं में सार्थक शब्द लगा हुआ है। माने कोई शब्द तभी शब्द कहलाता है जब उसका कोई अर्थ निकले, कोई अर्थ हो। बिना अर्थ के कोई शब्द शब्द नहीं होता है। आप कुछ अक्षरों को एक साथ इकट्ठा कर लो, कहिए कि वह शब्द है, अगर उसका कोई अर्थ ही निकल नहीं रहा है उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए सामने लिखा है कि नमक, नमक शब्द लिखा हुआ है, इसका एक अर्थ निकलता है। नमक कहने से बच्चे को एक चीज का बोध होता है कि हाँ नमक होता है। अगर मान लीजिए नमक की जगह मकन कह दिया जाए तो यह भी अक्षरों का ही समूह है, लेकिन इसको हम शब्द इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि इसके कोई अर्थ नहीं होते हैं। ठीक, तो परिभाषा में जो हमारा है कि ध्वनियों के मेल से सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं, या दो से अधिक वर्णों के मेल को, सार्थक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। इसमें ध्यान यही देना है कि शब्द जो होगा वह सार्थक होगा, उसका अपना एक अर्थ होगा, उसी को हम शब्द कहेंगे। ठीक, अब देखते हैं कि ये जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। शब्द के प्रकार, ठीक, या शब्दों का वर्गीकरण, माने किस आधार पर हम शब्दों को बांट सकते हैं। हमारी जो किताब होती है टेक्स्ट बुक की, छोटे बच्चों की, उसमें विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। तो अब उसमें पहले हमें ये देखना है कि वो जो उसमें शब्द आए हुए हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, इसको पहले हमें समझना होता है, तभी हम बाद में बच्चों को बता सकते हैं। तो शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है वो विभिन्न आधारों पर किया गया है। पहला जैसे है उत्पत्ति के आधार पर, शब्द का वर्गीकरण जो पहला किया गया वह है उत्पत्ति के आधार पर, माने शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द उत्पन्न कैसे होते हैं। ठीक, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। 4 प्रकार के उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कहीं पर कुछ किताबों में उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद भी दिए गए हैं। ठीक है, और 5वां भेद क्या है, जैसे विदेशज के बाद एक और बना दिया गया उसमें संकर शब्द। लेकिन हमारा जो एससीईआरटी का सिलेबस है उसमें उत्पत्ति के आधार पर शब्द के केवल 4 भेद दिए गए हैं। ठीक, इसीलिए हमें भी, चूंकि हमें इसी सिलेबस को पढ़ना है तो इसलिए हमें इसके 4 भेद जानना है, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। अब इसमें बात ये आती है कि तत्सम शब्द किसे कहेंगे या तद्भव शब्द किसे कहेंगे, देशज क्या होता है, विदेशज क्या है। ठीक, तो इसको थोड़ा थोड़ा हम जानते चलें कि तत्सम शब्द किसे कहेंगे। तत्सम ऐसे शब्द, अब इसको पहले अगर आप देखो तो इसको हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं, तत् और सम। तत् सम, तत् मीन्स होता है उसके, और सम मीन्स होता है समान, उसके समान। अगर इसका पूरा अर्थ हम निकालेंगे तो हो जाएगा तत्सम का उसके समान। उसके समान माने किसके समान। तब यहाँ ये बात आती है कि हिंदी भाषा जो है वो संस्कृत से उत्पन्न हुई है, हिंदी भाषा संस्कृत से उत्पन्न हुई है। तो अब उसमें यह है कि उसके सारे शब्द हिंदी में नहीं आए हैं। संस्कृत के सारे शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में नहीं आए हैं, बल्कि कुछ शब्द ही हिंदी में लिए गए हैं। अगर मान लो सारे के सारे शब्द हिंदी संस्कृत के हिंदी में आ गए होते तो हिंदी भी संस्कृत हो जाती। इसलिए हिंदी जो भाषा है वह संस्कृत के कुछ शब्दों को अपने में समाहित कर ली है।
तो जो शब्द संस्कृत के हिंदी में आ गए हैं उसको हम तत्सम कहते हैं। तत्सम उसी के समान, माने संस्कृत के समान जैसे संस्कृत में थे वैसे ही हिंदी में अगर आ गए हैं तो उसको हम तत्सम कहते हैं। ठीक। अब जैसे इसमें उदाहरण देखो, अग्नि, सूर्य, नासिका, हस्त, दंत, कर्ण, ऐसे जो शब्द हैं ये संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत में इनका प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में भी ये उसी रूप में ले लिए गए हैं। तो इसलिए जैसे अग्नि लिखा जाता है अग्नि, तो अग्नि शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, उसको धीरे धीरे करके हिंदी में समाहित कर लिया, वो हिंदी जैसा लगने लगा या हिंदी का ही शब्द माना जाता है, तो इसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब दूसरा हमारा है तद्भव। तद्भव का अर्थ होता है, तत् माने उसके, भव माने पैदा होना या उससे पैदा होना, माने जो शब्द तत्सम से धीरे धीरे करके रूपांतरित हो गए, पहले वो तत्सम थे लेकिन धीरे धीरे करके उनका रूपांतरण हो गया। जैसे आप लोग शैल पढ़ते हैं तो वहां भी देखते हैं कि जो शैलें होती हैं वो धीरे धीरे करके उनका रूपांतरण होता रहता है। उसी तरह से इन शब्दों का भी, तद्भव शब्दों का भी धीरे धीरे रूपांतरण होकर उनका कुछ रूप बदल गया। जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि हाथ, हाथ शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का या तत्सम शब्द हस्त से बना है। हमारा जो मूल शब्द है वह है हस्त। हस्त से हाथ धीरे धीरे परिवर्तित होकर हाथ बना। दंत से दांत, कान, नाक, आग, सूरज, ऐसे जो शब्द हैं ये हमारे तद्भव के शब्द कहे जाते हैं। ठीक, ये तद्भव के शब्द हैं। तो जो आप किताबें वहां देखेंगे प्राथमिक स्तर पे या उच्च प्राथमिक स्तर पे, तो वहां भी लास्ट में जब पाठ समाप्त होता है तो वहां भी कुछ शब्द लिखे होते हैं, तद्भव के शब्द, तत्सम के शब्द, इस तरह से कुछ शब्द लिखे होते हैं। तो बच्चों को ये बताना होता है कि ये तद्भव है या तत्सम है। और अगला हमारा जो है वह है देशज। अब देशज किसे कहेंगे? वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता, अर्थात वो अपने देश में ही पैदा होते हैं, पैदा हुए हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, थैला, पगड़ी, चिड़िया, खिड़की, खिचड़ी, इस तरह के जो शब्द हैं उनको हम देशज शब्द कहते हैं। वो न तो कहीं से आए हैं, न और किसी भाषा में पहले थे, न उनका कोई रूपांतरण हुआ है, बल्कि यही हमारी बोलचाल की भाषा से ही वो पैदा हुए हैं। ठीक, वो अपने देश में ही पैदा हुए हैं, अपने देश के ही शब्द हैं, इसलिए उनको हम देशज कहते हैं। और दूसरा है, अगला है इसमें विदेशज शब्द। अब विदेशज शब्द किसे कहेंगे? तो हमारे देश में विभिन्न आक्रांताओं ने समय समय पर आक्रमण किया और यहाँ आकर वो 100, 200, 300, कई हजार सालों तक रहने लगे, धीरे 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 करके। तो जब वो लोग बाहर से या विदेश से यहाँ पर आए तो अपने साथ अपनी भाषा को भी ले आए, अपनी भाषा ले आए। तो हिंदी की यह विशेषता है कि वह सभी भाषाओं को कुछ न कुछ उनका अंश अपने में समाहित कर लेती है। तो उन विदेशी भाषाओं को भी हिंदी अपने में समाहित कर ली। तो जो विदेश से भाषाएं आई, चाहे वो अरबी हो, चाहे फारसी हो, चाहे तुर्की हो, पुर्तगाली हो, अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, चीनी हो,
विभिन्न प्रकार के जो बाहर से जो लोग आए अपनी भाषा को भी ले आए, उन भाषाओं को हिंदी अपने में समाहित कर ली। ठीक, वो हिंदी जैसे लगने लगे, तो उनको हम विदेशज शब्द कहते हैं। अगर शब्दों का जब वर्गीकरण किया जाता है तो उसमें जब छांटा जाता है तब वहां पे उनको हम अलग कैटेगरी में रखते हैं, उनको हम विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक, तो जैसे मान लीजिए जो अरबी अरब से आए हैं उनको हम अरबी कहते हैं। जो मान लीजिए बाहर और दूसरे जैसे पुर्तगाल से आए हैं तो उनको हम पुर्तगाली भाषा कहते हैं, या जो इंग्लैंड आदि देशों से आए उनको हम अंग्रेजी कहते हैं उनकी भाषा को। तो इस तरह से जैसे मान लो अरबी भाषा के कुछ शब्द कैसे आप जानोगे कि अरबी है फारसी है, इसको हमें थोड़ा पढ़ना पड़ता है कौन अरबी है कौन फारसी है। जैसे अमीर, अमीर, असर, अल्लाह, हाजिर, हाशिया, हौसला, फैसला, फकीर, ऐसे जो शब्द हैं इनको हम, ये हमारे अरब देश से आए हैं, अरबी कहते हैं इसलिए इनको हम। ठीक, अब इसी में जैसे और हैं हमारे फारसी भाषा के शब्द। फारसी भाषा के शब्दों में जैसे आतिशबाजी, आराम, देहात, पैदावार, सितारा, शादी, शोर, ऐसे जो शब्द हैं वो फारसी भाषा के शब्द हैं। ये फारसी भाषा के शब्द हैं। और जैसे मान लीजिए कुछ तुर्की से शब्द आए हैं जो कि परीक्षाओं में कुछ पूछे जाते हैं। जैसे मान लो कैंची, कुली, तोप, तमगा, चेचक, बहादुर, बेगम, ऐसे जो शब्द हैं ये हमारे तुर्की से आए हैं। अब पुर्तगाली से कौन कौन शब्द, कुछ शब्दों को लिख लो। जैसे आल्पीन, बाल्टी, आलमारी, चाबी, तंबाकू, ऐसे जो शब्द हैं ये पुर्तगाल से आए, इसलिए इनको हम पुर्तगाली शब्द कहते हैं, पुर्तगाली भाषा के शब्द कहते हैं। और इसी प्रकार से जैसे अंग्रेज यहाँ आए थे तो वो भी अपने साथ कुछ शब्दों को ले आए। जैसे मान लीजिए ऑफिसर, डॉक्टर, हॉस्पिटल, टिकट, कैप्टन, ऐसे जो शब्द हैं वो हमारे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो विदेश से शब्द आए, विदेशी भाषा से जो शब्द आए उनको हम विदेशज कहते हैं, चाहे अरबी हो, चाहे फारसी हो, चाहे तुर्की हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे अंग्रेजी हो, जो भी हो उनको हम विदेशज शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पहला वर्गीकरण तो ये हुआ। दूसरा है आपका रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द बनाए कैसे जाते हैं, उनकी रचना कैसे होती है, तो इसके आधार पर जो है शब्द को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है आपका रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। अब रूढ़ किसे कहेंगे या रूढ़ शब्द क्या है? जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सकें, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सकें उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक, मतलब यह जिनको हम तोड़ न सकें, अगर मान लो उनको हम तोड़ भी रहे हैं तो उनका फिर अर्थ स्वतः समाप्त हो जाता है, ऐसे शब्दों को
रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण देखो, कुर्सी, घर, दिन, पानी, चावल, ऐसे जो शब्द हैं इनको अगर हम तोड़ दें, दो पार्ट में अलग कर दें, तो इनका अर्थ अपने आप समाप्त हो जाता है, कोई अर्थ नहीं निकलता। इसलिए ये रूढ़ होते हैं, ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक। यौगिक शब्द दो, आप लोग साइंस में, विज्ञान में पढ़े होंगे कि यौगिक किसे कहते हैं। ठीक, जब दो मिश्रणों को या दो वस्तुओं को, दो पदार्थों को मिलाया जाता है, तो उससे मिलाने पे जो बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। तो उसी तरह से हिंदी भाषा में भी जब दो शब्दों को आपस में मिलाया जाता है, दो अलग अलग शब्दों को एक साथ मिला देते हैं या उनमें हम संधि कर देते हैं, तो उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए विद्यालय। विद्यालय शब्द जो है वह, इसको अगर हम इसका विच्छेद करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो इसमें दो शब्द निकलेंगे, विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय, दोनों मिला के विद्यालय बनता है। तो विद्या का अपना अलग अर्थ हो जाता है, आलय का अलग अर्थ हो जाता है। माने तोड़ने पर भी इनके कुछ न कुछ अर्थ निकलते हैं। ठीक, तो इसलिए इसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिनके टुकड़े किए जा सकें उनको यौगिक शब्द कहते हैं, या ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए राजपुत्र। अब राज अलग शब्द है, पुत्र अलग शब्द है, दोनों का अपना अपना अर्थ होता है। तो राजपुत्र जो शब्द बनेगा वह यौगिक शब्द होगा। इस तरह से जो शब्द होंगे उसे हम यौगिक शब्द कहेंगे। तीसरा है हमारा योग रूढ़। अब योग रूढ़ में दो शब्द एक साथ आए हैं। एक इसमें देखो योग भी है और रूढ़ भी है। माने यह एक कहता है कि इसमें योग तो होता है, दो शब्दों का या दो से अधिक शब्दों का योग तो होता है, लेकिन फिर भी योग होने के बाद भी यह रूढ़ होता है। रूढ़ होता है माने इसका केवल अपना एक ही अर्थ होता है। ठीक, किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, एक वस्तु का बोध होता है, इसलिए इसको योग रूढ़ कहते हैं। योग तो होता है इसमें दो या दो से अधिक शब्दों का, लेकिन यह एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध कराता है। जैसे मान लो एक उदाहरण हम देखते हैं, पीतांबर। अब पीतांबर शब्द जो है, पीतांबर भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है या विष्णु को कहा जाता है। तो ऐसा जो है, और माने अगर पीतांबर की बात आती है तो और XYZ किसी के विषय में नहीं है। पीतांबर अगर शब्द आया तो इसका अर्थ हुआ भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए इसको हम, चूंकि इसमें दो शब्दों का योग हुआ है, पीत और अंबर। पीत का अपना अलग अर्थ है, अंबर का अपना अलग अर्थ है, लेकिन जब दोनों अर्थों को हम मिला देते हैं एक तीसरा अर्थ बन जाता है जो रूढ़ होता है, जो किसी एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही वस्तु के लिए बोध कराता है। अब इसमें एक चीज यह ध्यान देना है, जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे, जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे वो सभी योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखो कि पीतांबर, लंबोदर, दशानन, दशरथ, नीलकंठ, गिरधारी, हनुमान, तो इस तरह के जितने भी शब्द हैं इनको हम योग रूढ़ कहते हैं।
ठीक, सीधा में यह याद रखना है कि बहुब्रीहि समास के जो उदाहरण होते हैं वो योग रूढ़ होते हैं, या इसी तरह से हम और भी समझ सकते हैं कि जो शब्द दो शब्दों के योग से तो बने हों किंतु उनका अर्थ जो होता है एक ही निकले, उसको हम योग रूढ़ कहते हैं। कुछ किसी एक व्यक्ति का उससे संबोधन हो, उससे हम योग रूढ़ कहते हैं। ये तो हुआ आपका रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। इसके बाद है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द को हम दो भागों में बांटते हैं। आवाज मिल रही है आप लोगों को? यस सर, मिल रही है। सारी आवाज आ रही है, क्लियर है। हाँ, आवाज आ रही है, ओके। प्रयोग के आधार पर नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को ना? नो अभी सर। नहीं आ रही है सर, नींद अभी नहीं आ रही है। नो सर, नींद नहीं आ रही है। ओके बढ़िया पढ़ा रहे, कहाँ से नींद आ रही सर? सब जगे हुए हैं सर। हाँ, जगे रहो तभी ठीक है, क्योंकि परीक्षा 2-3-4 दिन के अंदर होगी। अब देखो, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द को हम दो भागों में बांटते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। देखो, आज वैसे हमारा पहला टर्न था तो उसमें थोड़ी समस्या आ गई। जो हम पहले पीपीटी बनाए तो पता नहीं कैसे मिस हो गई, इसलिए तुरंत पहले हम फिर से बनाए, पूरा इसमें डिटेल नहीं हो पाया। तो केवल मेन चीजें लिख दिए हैं, इसके बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको हम फिर से भेज देंगे वो। तो इसमें विकारी शब्द जो है वो क्या होता है? पहले हम विकारी शब्द समझते हैं। विकारी शब्द कहते किसे हैं? तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं, या उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। किसे? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाए, रूपांतरण हो जाए, रूप बदल जाए, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। इसको अगर हम ठेठ भाषा में समझें तो विकार का मतलब होता है बिगाड़। जब दो लोगों के बीच कुछ कहा सुनी हो जाती है तो उनमें बिगाड़ हो जाता है, माने जो पहले से संबंध होता है वो बिगड़ जाता है। तो वैसे विकार भी है, उसी से विकारी शब्द बना है। जिसमें थोड़ा विकार आ जाए, परिवर्तन आ जाए, वह विकारी शब्द कहलाता है। अब ये विकारी शब्द होते कौन कौन से हैं? तो जैसे हम लोग अभी संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं, विशेषण जानते हैं, क्रिया जानते हैं, ठीक। तो इन्हीं को विकारी शब्द भी कहा जाता है, चाहे आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कहो या विकारी शब्द कहो। अब इसमें देखो विकार कैसे आता है, परिवर्तन कैसे होता है, रूपांतरण कैसे होता है। जैसे मान लीजिए एक शब्द है राम, ठीक। राम शब्द है वह पुल्लिंग है, ठीक। अब जैसे इसको वाक्य हम लिखना चाहें, राम जाता, ठीक है, लिखेंगे राम जाता है, तो यहाँ पे राम करता है, जाता है क्रिया है। अगर राम की जगह मान लीजिए उसका लिंग चेंज करके राम का हम कोई स्त्री लिंग रख दें वहां पे, जैसे वहां सीता कर दें, तो अब राम जाता है, अब सीता जाती है। वहां जाता है था, यहाँ जाती है। माने लिंग चेंज होने पर परिवर्तन हो रहा है क्रिया में। जब क्रिया परिवर्तित हो रही है तो इसका मतलब कुछ न कुछ कर्ता जैसे होगा, क्रिया वैसे ही काम करती है। कर्ता जैसे रहता है, क्रिया वैसे ही चलती है। तो कर्ता में जब परिवर्तन हो रहा है लिंग, वचन और कारक के आधार पर, तो कहने का मतलब है कि वह विकारी शब्द है, उसमें विकार हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसे हम विकारी शब्द कहेंगे। या एक सर्वनाम का उदाहरण लो, जैसे वह जाता है। अगर मान लीजिए वह की जगह, वह तो केवल एक व्यक्ति के लिए है कि वह जाता है, अगर यहाँ पे कई व्यक्ति जा रहे हों तो वह शब्द जो है बदल जाएगा।
वह नहीं रहेगा तब हम वहां कहेंगे वे जाते हैं। वह जाता है, वे जाते हैं। अर्थात वहां वचन के अनुसार वहां भी परिवर्तन हो गया। जब लिंग वचन कारक के आधार पर किसी शब्द में रूपांतरण हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। इस तरह से जो है हमारे संज्ञा, कोई भी संज्ञा हो, चाहे व्यक्तिवाचक हो, चाहे भाववाचक हो, कोई या जातिवाचक हो, सर्वनाम, सर्वनाम के 6 भेद जो हैं, विशेषण, विशेषण के जो 4 भेद हैं वो सभी, क्रिया, क्रिया भी अकर्मक सकर्मक नाम बोधक जितनी भी हैं सभी, इस तरह के जो हैं इनको हम विकारी शब्द कहते हैं। ये विकारी शब्द कहलाते हैं। अब दूसरा क्या है? अविकारी शब्द, जिसमें विकार न हो। अविकारी, विकारी का जब आप विलोम लिखेंगे तो अविकारी होगा। विकारी माने जिसमें विकार होता है, अविकारी माने जिसमें विकार नहीं होता है। तो अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अब यहाँ यह देखा जाता है कि जिन शब्दों का मूल रूप परिवर्तित नहीं होता, जो शब्द परिवर्तित नहीं होते उन्हें हम अविकारी कहते हैं, या जिन पर लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। चाहे जो भी लिंग कर दीजिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, चाहे जो भी वचन कर दो, चाहे जो भी कारक ले आ दो, कर्ता कर्म करण संप्रदान कुछ भी आ जाए, वो हर समय एक जैसे बने रहते हैं। उन्हें हम विकारी शब्द अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक, इसमें किसी भी दशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब ये अविकारी शब्द जो हैं ये भी 4 प्रकार के होते हैं। हाँ, अविकारी शब्द का एक और नाम है अव्यय। अव्यय माने जो व्यय न हो, जिनका परिवर्तन न हो, जो खर्च न हो, अव्यय। इनको अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। चाहे आप अविकारी शब्द कहो, चाहे अव्यय कहो। ठीक, तो ये जो अविकारी शब्द हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। जब आप अव्यय पढ़ रहे थे तो वहां भी आपको ये अव्यय बताए गए थे 4। इन्हीं को हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। ठीक, इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अब जैसे है कि क्रिया विशेषण अव्यय, जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब यहाँ ये देखना है कि विशेषण शब्द जो होता है वह तो विकारी होता है, लेकिन अगर कोई क्रिया की विशेषता बता रहा है तो वह अविकारी होगा। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे लिखता है। अब यहाँ पे धीरे धीरे शब्द जो है वह क्रिया की विशेषता बता रहा है, चलना या लिखना की विशेषता बता रहा है। कैसे लिखता है? धीरे धीरे। तो जो क्रिया की विशेषता बताएगा उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक, अब चूंकि वह जैसे धीरे धीरे लिखता है तो धीरे धीरे शब्द जो है उसमें चाहे जो भी वचन, चाहे जो भी लिंग परिवर्तित कर दो, रहेगा वही। जैसे सीता धीरे धीरे चलती है, राम धीरे धीरे पढ़ता है, बच्चे धीरे धीरे खेलते हैं। तो इस तरह से जो भी आप करेंगे उस पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय हो गया, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय,
जिसमें संबंध का बोध होता है उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे में, से, पर, के ऊपर, के नीचे, के आगे, के पीछे, वहां संबंध का बोध कराता है। की ओर, जैसे स्कूल की ओर जाते हैं। अब यहाँ स्कूल की ओर माने स्कूल से संबंध को बता रहा है, जो जा रहा है उसका किधर जा रहा है, स्कूल की ओर जा रहा है, तो इसको हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। और इसी में तीसरा है एक समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय जैसे और, किंतु, परंतु, लेकिन, यदि, तो, ऐसे जो शब्द हैं उनको हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है। अगला विस्मयादि बोधक अव्यय, जैसे आह, जिसमें विस्मय सूचक शब्द होते हैं या आश्चर्य सूचक शब्द होते हैं, उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे आह, वाह, हाय, ओह, तो ऐसे जो शब्द हैं इसके साथ विस्मय सूचक चिन्ह भी लगा होता है। तो ऐसे जो शब्द हैं ये भी अव्यय होते हैं, हर समय एक जैसे रहते हैं। ठीक, इसे हम अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अब लास्ट है जो आपका, वह है अर्थ के आधार पर। सबसे सरल आपका यही है, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांटा गया, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोमार्थी। अब जैसे एकार्थी, जिसका एक ही अर्थ निकले वह एकार्थी। जैसे कोई नाम होता है उसका एक ही अर्थ निकलता है, या व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है वह एकार्थी शब्द का उदाहरण होती है। जैसे पटना, सीता, गीता, दिनेश, राधा, मथुरा, ऐसे जो शब्द हैं माने जिनका कोई एक नाम हो, कोई एक ही व्यक्ति हो, कोई एक ही वस्तु हो, उसे हम एकार्थी कहते हैं, जिनसे किसी एक अर्थ का बोध होता है। दूसरा है हमारा अनेकार्थी। अनेकार्थी का अर्थ होता है कि एक से अधिक अर्थ, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी कहते हैं। ठीक, अनेकार्थी जिनके एक से अधिक अर्थ हों उसे हम अनेकार्थी कहते हैं। जैसे मान लो कर, कर शब्द है, कर का अर्थ होता है हाथ, कर का अर्थ है किरण भी होता है, कर टैक्स भी होता है। तो कर शब्द जो है वह अनेकार्थी है, एक से अधिक अर्थ देता है। तीसरा और जैसे हैं हार, हार माने पराजय हो जाएगा, हार का अर्थ गले का हार से भी हो जाएगा। तो ऐसे जो शब्द होंगे इसमें बस आगे आता है समानार्थी। समानार्थी आप लोग पहले से जानते हैं, समानार्थी या इसी के एक और नाम है पर्यायवाची, जिनके एक से अधिक ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ देते हैं समानार्थी कहलाते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य को हम सूर्य भी कह सकते हैं, रवि भी कह सकते हैं, भान भी कह सकते हैं, भास्कर भी कह सकते हैं। तो ऐसे जो शब्द हैं उनको हम समानार्थी कहते हैं या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पुष्प है, फूल है, सुमन, प्रसून, पुष्प, ये शब्द जो हैं पर्यायवाची शब्द हैं, माने जिनके ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हों, ऐसे शब्द जो अनेक अर्थ देते हों
समानार्थी कहलाते हैं, अपने समान और शब्द रखते हों समानार्थी कहलाते हैं। अगला है आपका विलोमार्थी। विलोमार्थी का अर्थ है कि जो विलोम अर्थ देता है, उल्टा अर्थ देता है, उसे हम विलोमार्थी कहते हैं। शब्द विलोम पहले आप पढ़ चुके हैं, तो जैसे दिन का विलोम रात, सुबह का शाम, तो ऐसे जो शब्द हैं इनको हम विलोमार्थी शब्द कहते हैं। ठीक, ये थोड़ा टॉपिक आज का लंबा ज्यादा हो गया, जबकि इसमें अभी और एक था कि वाक्य भी, इसलिए हमने केवल एक को ही शामिल किया, शब्द को। लंबा टॉपिक था, तो अब इसमें जो बचा हुआ है वाक्य है उसको हम आगे बताएंगे। ठीक है, हाँ। और किसी कोई समस्या है?